हाँ भाई, 12th सब बढ़िया। तो हिंदी का पेपर भी दे के आ गए हो तुम लोग। बढ़िया आया था, आसान आया था। मुझे पता है अब तुम लोगों का। देखो, जो आर्ट्स वाले हैं उनके सिर्फ 2 चैप्टर रह गए, सॉरी 2 सब्जेक्ट रह गए बढ़िया बढ़िया वाले। और वो 2 सब्जेक्ट वही हैं जिनके लिए उन्होंने आर्ट्स ली थी। ठीक है, फ्यूचर में वो कुछ आर्ट्स के साथ बढ़िया सा करने वाले हैं, यही सोच के उन लोगों ने आर्ट्स ली थी। और जिन्होंने ऐसे ही ले ली थी ना, टेंशन मत करो, मैं वो भी बताऊंगा कि वो क्या क्या चीजें कर सकते हैं। बहुत बढ़िया चीज है आर्ट्स भाई, बहुत ज्यादा स्कोप है इसके अंदर। खैर सारी बातें छोड़ते हैं, आज मैं तुमको एक ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर करवाने वाला हूं जिसकी वेटेज ठीक ठाक है, 4 से 6 नंबर का आने वाला है। और ये एकदम छोटा सा चैप्टर है और एकदम प्रैक्टिकल चैप्टर है। तुमने चीजों को समझ लिया, तुमको लिखना कैसे है वो मैं बता दूंगा, क्या क्या चीजें तुमको ऐड ऑन करनी है किस किस आंसर में वो मैं तुमको बता दूंगा। और ये वीडियो हम लोग 15 से 17 मिनट में ये वाला चैप्टर भी हम खत्म कर लेंगे इस वीडियो के साथ। ठीक है, होली वोली खेल ली है, अब सारा तुम लोगों ने रंग वंग चढ़ा लिया अपने ऊपर, अब जरा पढ़ाई का रंग चढ़ाते हैं और समझते हैं आज का चैप्टर हमारा कौन सा है। तो देखो, अभी हम जो जिस बुक कर रहे हैं, इंडिया वाली बुक कर रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस में 2 किताबें तुम्हारी, एक वर्ल्ड वाली पॉलिटिक्स सिखाती है और एक इंडिया की सिखाती है। तो इंडिया वाली पॉलिटिक्स में अब हम ये वाला चैप्टर कर रहे हैं, पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब नियोजित विकास की प्रणाली। अब ये नियोजित का मतलब क्या होता है, ये प्लान का मतलब क्या होता है। तो देखो, जब कोई चीज हम लोग प्लानिंग करके करते हैं ना, तो वो चीज जरूरी नहीं है कि हमेशा सही हो, बट 80% वो चीज एकदम एक्यूरेट हो सकती है अगर हम अपने उस प्लान के ऊपर क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, हम अपने इंडिया की, हम किसकी, हम अपने प्यारे देश भारत की क्या करने वाले हैं, डेवलपमेंट करने वाले हैं, विकास करने वाले हैं। किसकी मदद से भाई, प्लानिंग की मदद से। कब करने वाले हैं, जब इंडिया हमारा क्या हुआ है, आजाद हुआ है। किसके बाद, इंडिपेंडेंस के बाद हम लोग इंडिया की डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब मैंने तुमको समझा दिया कि कोई भी एक ऐसी चीज जब मैं पहले से ही उसका प्री प्लान कर लूं, मैं पहले से ही उसका ब्लूप्रिंट बना लूं, एक रफ स्केच बना लूं कि इस तरीके से मुझे अपने देश को क्या करना है, विकसित करना है, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, प्लानिंग बोलूंगा। तो बिना किसी टाइम वेस्ट करते ही हम सबसे पहले समझते हैं कि इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी थी। इंडिया की जेब में कितने पैसे थे किस समय, आजादी के समय। किस समय, आजादी के समय। यही मान लो तुम्हारा क्वेश्चन एज इट इज उठ के आ गया कि बताओ भाई इंडिया की हालत क्या थी जब इंडिया 1947 में आजाद हुआ था। तो जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि इंडिया जब आजाद हुआ था तो वो 2 हिस्सों में टूट गया था, इंडिया और पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास भी हमारे बहुत सारे रिसोर्सेज चले गए। इंडिया की जितनी सबसे अच्छी फर्टाइल जमीनें थी वो सारी फर्टाइल जमीनें किसके पास चली गई भाई, पाकिस्तान के पास चली गई। तो इंडिया को बहुत मतलब अच्छा खासा पैसा भी देना पड़ा था पाकिस्तान को ताकि वो अपने आप को डेवलप कर सके। तो इंडिया की जेब लगभग पूरी तरीके से क्या थी, खाली थी। तो हमको बताना है कि आजादी के बाद इंडिया किस तरीके से अपने आप को देखता था उस समय की स्थिति पे। तो देखो क्या बातें बोलनी है तुमको, अगर ये क्वेश्चन आता है कि इंडिया की अर्थव्यवस्था कैसी थी आजादी के समय पे, तो तुमको सबसे पहली बात बतानी है कि इंडिया के जो लोग थे, जितने लोग इंडिया में रहते थे, उनमें से 80% लोग सिर्फ और सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करते थे, खेती के ऊपर। अब देखो ये पूरा भारत है, इस पूरे भारत में 80% लोग अगर खेती कर रहे हैं, वो भी खेती किस लिए करते थे, ताकि उनको पूरे साल का खाना मिल जाए, अनाज मिल जाए, गेहूं चावल मिल जाए। तो उससे क्या इंडिया को पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं सिर्फ उतना ही उगाता था जितना मेरा पेट भर जाए, मैं मार्केट में बेचता ही नहीं था। तो इस वजह से इंडिया की अर्थव्यवस्था क्या थी, बहुत ही ज्यादा खराब थी। पहला पॉइंट मेरे को मिल गया कि 80% जो पॉपुलेशन थी वो सिर्फ और सिर्फ खेती करती थी। दूसरी क्या थी कि हमारे इंडिया की ग्रोथ ही बिल्कुल नील बटा सन्नाटा थी। ठीक है, नील बटा सन्नाटा का मतलब क्या हो गया कि हमारे इंडिया के अंदर ना इंडस्ट्रीज ही नहीं थी। इंडस्ट्रीज, उद्योग, बिल्कुल उद्योग ही नहीं थे भाई, किसी तरीके का उद्योग नहीं था। जितने उद्योग वही थे जो अंग्रेज पहले ही बना के चले गए थे, और वो उद्योग वैसे ही थे जिनसे उनको फायदा होता था। इंडिया वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, वही मैंने तुमको यहाँ पे अगला पॉइंट बता रखा है। इंडिया वाले इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी। 30-40 की उम्र में ही वो क्या कर जाते थे भाई, मौत के मुंह का शिकार हो जाते थे। तो इंडिया के लोग पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी सेहत अच्छी नहीं थी, उनको पता ही नहीं था कि जो इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं उनको चलाना कैसे है। तो ये वो सारे पॉइंट है जिस वजह से हमको पता चलता है कि इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी आजादी के समय पे वो क्या थी, बहुत ज्यादा खराब। क्या थी भाई, बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, लास्ट में एक चीज और लिख लेना कि इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या हो गया कि जैसे हमारे देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी उस समय पे, हॉस्पिटल्स नहीं थे अच्छी तरीके से, हमको हेल्थ फैसिलिटीज नहीं मिलती थी, स्कूल नहीं थे, कॉलेजेस नहीं थे। उसके बाद हमारे पास रोड्स नहीं थे कि एक जगह से दूसरी जगह हम सामानों को क्या कर सके, पहुंचा सके। तो ये सारी वो वजहें थी जिन वजहों से 1947 के बाद इंडिया की जो अर्थव्यवस्था थी वो सीधा नीचे की ओर जा रही थी, धरती में घुसने की कोशिश कर रही थी। अब देखो उस समय जो हमारे जवाहरलाल नेहरू थे, उनको था भाई मेरे को किसी भी तरीके से इंडिया को क्या करना है, अपलिफ्ट करना है।
तो देखो कोई भी देश, दुनिया में कोई भी देश अपने आप को अपलिफ्ट करने के लिए, अपने आप को ऊपर उठाने के लिए दो तरीके की पॉलिसीज का इस्तेमाल करता है इकोनॉमी में। इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वो दो रास्तों को चुन सकता है। एक रास्ते को बोलते हैं हम लोग सोशलिस्ट मॉडल, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाजवादी व्यवस्था, और दूसरे को बोलते हैं कैपिटलिस्ट मॉडल, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पूंजीवादी व्यवस्था। अब यहाँ पे एज इट इज जो मैंने लिखा हुआ है ये सेम चीजें तुम लोग अपनी कॉपी में उतार लेना, हिंदी वाले इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर लेंगे, मैं बताता हूं क्या है। तो देखो जो समाजवादी व्यवस्था होती है, सोशलिस्ट मॉडल होता है, ये सबसे पहले इंडिया ने किससे लिया था? यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से लिया था। अब ये था क्या समझते हैं जरा। इसके अंदर जितने भी संसाधन होंगे, जितने भी रिसोर्सेज होंगे, वो सारे सिर्फ और सिर्फ कौन यूज कर सकता है? सरकार यूज कर सकती है। कोई भी प्राइवेट व्यक्ति उसका इस्तेमाल नहीं कर सकता। मान लो जमीन के नीचे से सोना निकलता है, तो सोना को बेच के हम पैसा कमा सकते हैं, तो वो सोना पूरा का पूरा किसका माना जाएगा? सरकार का माना जाएगा। तो इस तरीके की जो स्थिति होगी, उस स्थिति को हम, या इस तरीके का जो मॉडल होगा उसको समाजवादी या सोशलिस्ट मॉडल बोलेंगे। इसके अंदर क्या होता है, जो सरकार होती है वो पूरे देश को एक साथ लेके चलती है, अमीरों को भी गरीबों को भी। ये नहीं कि अमीरों को आगे ले जाओ और गरीबों को पीछे छोड़ दो। तो इस तरीके की जो मॉडल होती है उसको बोलते हैं सोशलिस्ट मॉडल। शुरुआत में जब इंडिया आजाद हुआ था 1947 के बाद, इंडिया वालों ने अपने आप के लिए जो मॉडल इस्तेमाल करा था वो सोशलिस्ट मॉडल इस्तेमाल करा था। ये भी मैंने तुमको बता दिया, बट ये क्वेश्चन नहीं आएगा, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आएगा, वो भी मैं तुमको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। दूसरा मॉडल समझते हैं सबसे पहले, कैपिटलिस्ट मॉडल। कैपिटलिस्ट मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जिसके अंदर सारे के सारे रिसोर्सेज किसके हाथ में होते हैं? प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होते हैं। ये किसने शुरू करा था? ये अमेरिका में हमको देखने को मिलता है। अब सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखो इसका क्या होता है। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर ना भाई देश बहुत तेजी से ग्रो करता है। क्यों? क्योंकि उस देश में वही लोग रहते हैं जो उस देश में रहना अफोर्ड कर सकते हैं। सीधी सीधी बात है, जो जो देश कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को यूज करते हैं वो देश बहुत ही ज्यादा अमीर होते हैं। फॉर एग्जांपल अमेरिका, अमेरिका के अंदर गरीबी नहीं है। जो गरीब है भी तो उनका सरकार को उनसे कोई मतलब नहीं है। तुमको रहना है, जीना है तो खाओ, नहीं जीना है तो मर जाओ, हम तुम्हारे ऊपर एक भी पैसा खर्च नहीं करेंगे। अमेरिका वाले क्या करते हैं, कोई भी उनके देश में गरीब दिखता है उसको डिपोर्ट करवा देते हैं दूसरे देश में। जैसे अभी वहां से बहुत सारे इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा है, कहां पे? इंडिया भेजा है। क्यों? क्योंकि वो अमेरिका का स्टैंडर्ड क्या कर रहे थे? कम कर रहे थे। तो ये सारी चीजें तुमको पता होनी चाहिए। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को हिंदी में क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। इसके अंदर सारे जो संसाधन होते हैं वो प्राइवेट लोगों के पास होते हैं, और ये बहुत ही ज्यादा फेमस थी कहां पे? अमेरिका में। अभी भी ये फेमस है कहां पे? अमेरिका के अंदर। मैंने तुमको ये भी बता दिया शुरुआत के समय पे इंडिया वाले किसका इस्तेमाल करते थे? समाजवादी मतलब सोशलिस्ट मॉडल का। अब समझते हैं थोड़ी बातें और। देखो बात क्या है, इंडिया ने अपने आप को ना एक क्लोज्ड इकोनॉमी में बना के रखा। क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? जब कोई एक देश सारी की सारी चीजें अपने आप ही करे, किसी दूसरे देश के साथ वो व्यापार करने से क्या कर दे? मना कर दे। तुमको मैंने बताया था ना इससे पहले वाली वीडियो में, इंडिया ने क्या बनाया था? नाम के अंदर। और इसके बाद हमने ये देखा था कि इंडिया ना यूएसएसआर से मिलना चाहता था ना यूएस से मिलना चाहता था। क्यों? क्योंकि उसको डर था कि अगर मैं किसी दूसरे देश की मदद लूंगा तो क्या पता वो मेरे पे क्या कर ले? कब्जा कर ले। तो जिस वजह से इंडिया ने 1990 तक दूसरे किसी देश के साथ ट्रेड नहीं करा। बड़े पैमाने पर करा था बट उतने बड़े पैमाने पर नहीं करा था। और उसने एक चीज करी थी, ट्रेड सब्स्टिट्यूशन। अब ये ट्रेड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है ये मैं तुमको बता देता हूं। जब कोई एक देश अपने ही देश के अंदर सारे सामान को बनाने की कोशिश करे जो उसे दूसरे देश से मंगवाना है, उसे कहते हैं हम लोग ट्रेड सब्स्टिट्यूशन। जैसे मैं बोलता हूं कि मैं इंडिया हूं और मेरे देश में ये मार्कर नहीं मिलता और मेरे को ये मार्कर अगर लेना है तो अमेरिका से मंगवाना पड़ेगा, बट मेरी नीयत ऐसी है कि मैं किसी बड़े देश के साथ ट्रेड नहीं करना चाहता, तो मैं कोशिश क्या करूंगा कि मैं इस मार्कर को अपने ही देश के अंदर बनाऊं। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रेड सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो इंडिया ने ये 1990 तक करा, बट इसकी वजह से जो जीडीपी थी इंडिया की वो बहुत ही ज्यादा क्या हो गई? खराब हो गई। ठीक है, तुम लोग आर्ट्स के हो, तुम लोग को इतना ही समझने की जरूरत है। जिन्होंने इकोनॉमिक्स ले रखी है उनको पता चल गया होगा कि जीडीपी किस तरीके से बिगड़ी। तो इनके पास फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं थी, फॉरेन करेंसी नहीं थी जिसकी वजह से वो ट्रेड कर सके। इनका जो अपनी कंट्री का जो वैल्यू थी वो क्या होने लगी थी? डिवैल्यूएट होने लगी थी, डेप्रिसिएट करने लगी थी, जिस वजह से जीडीपी क्या हो गई थी? बहुत कम हो गई थी। तो जिसको समझ आ गई जो मैंने बातें बोली है ठीक है, वरना तुम लोग सिर्फ इतना ही लिखोगे कि 1990 तक इंडिया वाले क्लोज्ड इकोनॉमी में थे और सारी जरूरतें अपनी वो किससे पूरी करते थे? ट्रेड सब्स्टिट्यूशन से पूरी करते थे, जिस वजह से इंडिया की जीडीपी बहुत क्या हो गई? कम हो गई। अब इंडिया की जीडीपी जब कम हुई तो इंडिया को अपने रास्तों को खोलना पड़ा और मजबूरी में इंडिया ने 1991 में दूसरे देशों के साथ ट्रेड करना क्या कर दिया? चालू कर दिया। किसकी मदद से? एलपीजी की मदद से। अब मैं यहां पे तुमको एक होमवर्क दे रहा हूं,
एलपीजी क्या होता है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको तुम लोग होमवर्क में एक एक पेज पे तीनों के बारे में लिखोगे। बहुत ही आसान सी चीजें हैं और ये तुम खुद सॉल्व कर सकते हो, मैं यहां पे नहीं बता रहा हूं, ये तुम्हारा होमवर्क हो गया। ठीक है, यहां पे मैंने एक बार और बता दिया तुमको, नोट करके लिख लेना इसको कि 1990 तक इंडिया सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब समाजवादी व्यवस्था के ऊपर चलने की कोशिश करता था। सारे के सारे संसाधन किसके हाथ में होते थे? सरकार के हाथ में होते थे। बट धीरे धीरे जब इंडिया ने देखा कि इस व्यवस्था का इस्तेमाल करके मेरी जीडीपी खराब होती जा रही है, तो उसने एक स्ट्रेटेजी अपनाई, जिस स्ट्रेटेजी को बोला गया है मिक्स्ड मॉडल या मिक्स्ड इकोनॉमी। अब ये क्या होता है? तो इंडिया वाले बहुत दिमाग से इन्होंने खेलना चालू करा। इन्होंने देखा कि अगर मैं समाजवादी की अच्छी चीजों को ले लूं और पूंजीवादी की अच्छी चीजों को ले लूं, मतलब सोशलिस्ट इकोनॉमी की अच्छी चीजें ले लूं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की अच्छी चीजें ले लूं और दोनों को मिला दूं, तो मेरी क्या बन गई? मिक्स्ड इकोनॉमी। मतलब यहां पे रिसोर्सेज बांटे जाएंगे सरकार के बीच में और एक प्राइवेट बंदे के बीच में। जो प्राइवेट बंदा क्या करेगा? सिर्फ प्रॉफिट कमा के देश को देगा और मैं एज अ सरकार क्या करूंगी? जो गरीब देश के लोग होंगे उनको अपलिफ्ट करने की कोशिश करूंगा। जैसे तुम लोगों ने देखा होगा कि इंडिया के अंदर जो अंबानी है, अडानी है, वो क्या करते हैं? वो बहुत ज्यादा टैक्स देते हैं किसको? सरकार को। और वो सरकार उसी टैक्स का इस्तेमाल करके हमारे गरीब लोगों को फ्री में राशन देती है, फ्री में शिक्षा देती है, फ्री में हॉस्पिटल देती है, जिस वजह से इंडिया भी ग्रो कर रहा है और हमारे देश के लोग भी ग्रो कर रहे हैं। तो अभी तक मैंने तुमको जितना भी समझाया है इसको पहले क्लियर करो, फिर इसके बाद हम आएंगे 5 ईयर प्लान क्या थे और इसके बाद हमारे चैप्टर खत्म हो जाएगा बहुत कम शब्दों में। चलो इसको नोट डाउन करो। हाँ भाई 12 पानी वानी पी लिया तुम लोगों ने? तो देखो पीछे तुम लोगों को बहुत भारी भारी बातें मैंने समझाई है, ठीक है, बट मैंने बहुत अच्छे से, बहुत ही साफ साफ शब्दों में जितना हो सकता था मैंने वो सारी तरीके से तुमको समझाने की कोशिश करी है। उसको अगर तुम लोगों को थोड़ा सा भी डाउट है तो थोड़ा बहुत रिवाइंड करके उसको वापस से क्लियर करो। और इसके आगे का जो तुम लोग का टॉपिक, अब ये तो एकदम स्मूथली मक्खन की तरह, जैसे तुम ब्रेड पे मक्खन या जैम फैलाते हो वैसे हम लोग ये टॉपिक को फैला के खत्म करने वाले हैं। समझते हैं सबसे पहले कि प्लानिंग कमीशन, जिस चैप्टर को हम पढ़ रहे हैं कि प्लान 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 ये है क्या। तो इंडिया ने देखो एक कमीशन बनाई जो सिर्फ और सिर्फ क्या करती थी? प्लानिंग करती थी इंडिया के लिए, ठीक है। अब वो प्लानिंग करती थी मात्र कितने सालों के लिए? 5 साल के लिए, कि हम 5 साल के लिए प्लान बनाएंगे और उस प्लान को फॉलो करेंगे और एट दी एंड हम उस प्लान में देखेंगे कि कितनी चीजें हमारी पूरी हो गई हैं, कितनी नहीं हुई हैं। फिर हम अगले 5 सालों के लिए क्या करेंगे? प्लान बनाएंगे और ये एज इट इज चीजें चलती रहेंगी। तो वो जो कमीशन थी, वो जो लोग थे, ग्रुप ऑफ पीपल थे जिन्होंने प्लान करना चालू करा किसका? इंडिया के बारे में, उनको बोला गया है प्लानिंग कमीशन। अब ये जो प्लानिंग कमीशन था ये सिर्फ और सिर्फ क्या बनाता था? 5 साल के लिए प्लान। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। इंडिया ने ये प्लानिंग वाला आइडिया कमीशन की फॉर्म में लिया था किससे? सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से इन्होंने प्लानिंग कमीशन का आइडिया लिया था। यूएसएसआर 20 सालों के लिए प्लानिंग करता था, वहीं पे इंडिया कितने सालों के लिए करता है? सिर्फ 5 साल के लिए करता है। ये चीज मैंने तुमको क्लियर कर दिया। अगर एक नंबर में तुमसे पूछ लिया जाए कि मान लो इंडिया ने किससे प्लानिंग कमीशन का आइडिया चुराया है, तो यूएसएसआर से। यूएसएसआर कितने साल के लिए प्लानिंग करता था? 20 साल के लिए, इंडिया 5 साल के लिए, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो प्लानिंग कमीशन को हम लोगों ने बना दिया था कब? 1950 में। इसके जो चेयरमैन थे, मतलब जो हेड थे प्लानिंग कमीशन को, जो निर्धारित करते थे, जो असली में चलाते थे, जो मूल मंत्र थे, वो कौन थे? वो थे हमारे प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। अब पहले हमारे प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन कौन होंगे? वो तुम्हारा होमवर्क हो गया, उसको फाइंड आउट करना मैंने बता दिया। ये आइडिया टेक करा था हमने यूएसएसआर से, सोवियत यूनियन से, ठीक है। एक चीज और नोट डाउन करो, इसको इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए। आज के समय में हमारी प्लानिंग कमीशन का एक नया नाम है जिसको कहते हैं नीति आयोग। अब तुम्हारा यहां से एक होमवर्क मैं दे रहा हूं, अभी जाओ कमेंट सेक्शन में टाइप करो इसकी फुल फॉर्म कि नीति आयोग क्या होता है। 1 मार्क्स में तुमसे पूछ लिया जाएगा और जब पेपर में तुम ये वाला क्वेश्चन देखोगे तो तुम्हारे फेस पे स्माइल होगी। क्यों? क्योंकि मैंने बताया और तुमको ये पता होगा। चलो भाई, नीति आयोग कब आया? 1 नंबर के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है, 1 जनवरी 2015 में आया, ठीक है। अब सबसे पहले हम लोग आते हैं सबसे मोस्ट दिल वाला क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन? दिल वाला क्वेश्चन। सबसे ज्यादा दिल अगर एग्जामिनर किसी क्वेश्चन को देता है इस चैप्टर में से, तो वो देता है इस वाले क्वेश्चन को, कि बताओ पहला 5 वर्षीय प्लान, मतलब फर्स्ट 5 ईयर प्लान और सेकंड 5 ईयर प्लान में क्या डिफरेंस था। तो सबसे पहला पॉइंट तो तुम यही बता दोगे 1951 और 56 तक चला, मतलब 51 में शुरू हुआ 56 तक चला, ये 56 में शुरू हुआ 61 में चला। और जब भी डिफरेंस वाला क्वेश्चन आता है तो तुमको ऐसे टेबुलर फॉर्म में करना है, ना कि तुम लोग इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में करोगे। इसी वे में करोगे, ज्यादा सही लगता है देखने में, ठीक है। इसके चीफ प्लानर कौन थे? इंपॉर्टेंट है, याद करना। के.एन. राज नाम का व्यक्ति था जिसने हमारा पहला 5 वर्षीय प्लान बनाया था। दूसरा 5 वर्षीय प्लान बनाने में जिसका हाथ था, उस व्यक्ति का नाम था पीसी महालनोबिस।
अब यहां से तुम्हारा एक और शब्द इंपॉर्टेंट हो जाएगा, सेकंड 5 ईयर प्लान को हम लोग पीसी महालनोबिस या महालनोबिस प्लान के नाम से भी जानते हैं। अगर तुमसे मान लो 2 नंबर में 3 नंबर में क्वेश्चन आ गया कि महालनोबिस प्लान के बारे में बताओ, तो तुमको सबसे पहले यह बताना है कि इस प्लान को हम लोग सेकंड 5 ईयर प्लान के नाम से जानते हैं। 56 से 61 तक ये प्लान चलने वाला था या चला था। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट पॉइंट हमारा क्या होगा कि पहला 5 वर्षीय प्लान सिर्फ और सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर क्या करता था, फोकस करता था। और इसका कहना था कि खेती बाड़ी अगर हमने सुधार दी तो हम अपने देश के गरीबों को भी क्या कर देंगे, गरीबी रेखा से ऊपर ले आएंगे। क्यों? क्योंकि हमारे देश के 80% जो पीपल थे वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते थे, खेती करते थे। तो देखो अगर तुमको एक बात याद होगी तो तुम उसको कनेक्ट करके दूसरी तीसरी बात अपने आप निकाल सकते हो। वो कनेक्ट करना तुमको कौन सिखा रहा है, मैं सिखा रहा हूं। बहुत बढ़िया। यहां पे हमने लैंड रिफॉर्म की भी बात करी थी। अभी मैं बताऊंगा लैंड रिफॉर्म हमने किस तरीके से करा है, जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में। थोड़ा वेट करो, सब्र करो, अभी यहाँ पे भी आऊंगा, उससे पहले यहाँ आ जाते हैं। दूसरा 5 वर्षीय प्लान हमारा किसके ऊपर फोकस करता था, मात्र इंडस्ट्रीज के ऊपर, कि इंडिया के अंदर हमको बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगानी है। किसकी? आयरन की, स्टील की, सीमेंट की, ताकि हम लोग इंडिया के अंदर ही सारी की सारी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लें या ट्रेड सब्स्टिट्यूशन कर लें। ठीक है, ये दोनों तुमको टॉपिक समझ आ गए होंगे। अब आ जाते हैं हम लोग अपने आखिरी के कुछ क्वेश्चंस में, जिन क्वेश्चंस को समझने के बाद हमारे ये चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। पहला समझते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था। इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं हरित क्रांति। तो ये एक ऐसा रेवोल्यूशन था जिसमें इंडिया ने अपनी फूड सिक्योरिटी को क्या करा, पूरा करा। इंडिया को देखो क्या होता था 1947 के बाद, खेती बाड़ी उतनी अच्छी होती नहीं थी। इन विचारों को, खाने पीने की चीजों को भी अमेरिका से, यूएसएसआर से क्या करना पड़ता था, इंपोर्ट करना पड़ता था। तो थोड़े समय बाद इंडिया को ये रियलाइज हो गया कि हम बहुत ज्यादा समय तक दूसरों से उधार नहीं ले सकते। तो इंडिया वालों ने HYV सीड्स का इस्तेमाल करा। ठीक है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों यही चीज लिखेंगे, HYV सीड्स। हाई यील्ड वैरायटी की ये सीड्स हुआ करती थी, जिनको हम लोग अपनी खेती में बोने के बाद, खेतों में डालने के बाद हमारी जो क्वांटिटी थी वो XX हो जाती थी, XXX हो जाती थी। ठीक है, जिससे जो हमारी फूड क्राइसिस था, मतलब जो खाने पीने को लेके तंगी थी, वो क्या हो गई थी, पूरी हो गई थी। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो मैं तुमको यही बता देता हूं। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया कि हरित क्रांति के क्या ड्रॉबैक्स थे, तो हरित क्रांति में जिन भी बीजों का इस्तेमाल करा गया, उनकी जो वैल्यू थी, उनका जो प्राइस था खरीदने का, वो क्या था, बहुत महंगा। छोटे छोटे किसान उसको खरीद नहीं पाए, बड़े किसानों ने खरीदा, उनकी उपज बहुत अच्छी हुई। और जो पहले से बहुत अमीर थे वो बहुत अमीर हो गए, और गरीब किसान अपनी वही की पहली जैसी स्थिति पे ही खड़े रहे। ठीक है, दूसरी बात तुम लोग क्या बोलोगे, हरित क्रांति मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए जिन भी सीड्स का इस्तेमाल करा जाता था, उसमें हम लोगों का पानी का खपत क्या होती थी, बहुत ज्यादा होती थी। जिस वजह से हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन कुछ सिलेक्टेड एरियाज में ही फैल पाया, जैसे पंजाब, हरियाणा, उड़ीसा, बंगाल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सारे शहरों में बराबर तरीके से फैल नहीं पाया। अब यही फूड क्राइसिस मतलब वही हो गया तुम लोगों का कि खाने पीने को लेकर इंडिया में तंगी कैसी थी। तो हरित क्रांति से पहले जो तंगी थी वो थी। ठीक है, और ये बताना ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, तुम ऐसे 1960s से लेकर 1970 की स्टार्टिंग में भी लिख सकते हो, बट अगर तुमको परफेक्ट लिखना है तो 1964 से 1967 तक हमारा ग्रीन रेवोल्यूशन चलने वाला था या चला था। अब फूड क्राइसिस मेनली इंडिया में देखो, इससे पहले हुआ था। इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी, खेती अच्छी नहीं होती थी, बारिश बहुत कम होती थी, और यहाँ पे इंडिया की चाइना से लड़ाई भी हुई थी, जिस लड़ाई में इंडिया हार गया था। ये भी मैंने तुमको बता दिया था, ये देखो 1962 में हुआ है। इस लड़ाई के बाद इंडिया को ऐसा रियलाइज हुआ कि मेरे को खाना पीना अच्छा करना पड़ेगा, तो यहां से 64 से हमने ग्रीन रेवोल्यूशन लाना चालू कर दिया। ठीक है, अब देखो लास्ट क्वेश्चन मैं तुमको होमवर्क दे रहा हूं, बट मैं तुमको 1-2 पॉइंट इसके बता दूंगा और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाएगा। हमने प्लानिंग करी, प्लानिंग कमीशन बनाया, बट फिर भी हमारे प्लानिंग कमीशन का कुछ ड्रॉबैक था। हमारी प्लानिंग कमीशन फिर भी सही तरीके से काम नहीं कर पाई, तो वो तुमको बताना है। मैं फिर भी एक आइडिया दे देता हूं। तो देखो प्लानिंग कमीशन का क्या था ना, ये देखो सीधी सीधी बात है, हम किसी भी तरीके की अचीवमेंट को 5 साल में पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, प्लानिंग कमीशन को क्या करना चाहिए था कि वो किसी प्लान को एक्सटेंड करे, 5 साल और कर दे या 7 साल कर दे। एक प्लान को ये थोड़ा और समय तक एक्सटेंड कर सकते थे। जैसे फर्स्ट 5 ईयर प्लान में इन्होंने खेती बोली, बट खेती क्या हमारी अच्छी हुई? नहीं हुई। इन्होंने बोला गरीबों को हम लोग क्या करेंगे, अपलिफ्ट करेंगे, लेकिन क्या गरीब अच्छे हुए? नहीं हुए। तो इनको क्या करना चाहिए था, इनको सेकंड 5 ईयर प्लान में ही इस चीज को आगे फोकस करना चाहिए था। बट इन्होंने सेकंड 5 ईयर प्लान में पूरी तरीके से एक ड्रास्टिक चेंज कर दिया। ठीक है, पूरी तरीके से इसको चेंज कर दिया। यहाँ पे एग्रीकल्चर, यहाँ पे इंडस्ट्री, फिर इसके आगे गए तो कुछ और। फिर हमने बीच बीच में देखा कि प्लानिंग कमीशन ने प्लान्स को होल्ड पे डाला। जब चाइना के साथ लड़ाई हुई थी उस समय प्लानिंग नहीं करी गई थी, प्लानिंग को छोड़ दिया गया था। 1 साल के लिए प्लान करा, 2 साल के लिए प्लान करा। ये सारी चीजें भी हैं तुम्हारे सिलेबस में, बट उतनी डीप नहीं है, फिर भी मैं एक आइडिया दे रहा हूं तुमको। तो ये क्या हो गया, प्लानिंग कमीशन का ड्रॉबैक।
कि वो किसी भी एक चीज को ज्यादा समय तक होल्ड नहीं करते थे, वो बार बार चीजों को चेंज करने की कोशिश करते रहते थे, जिस वजह से इंडिया के अंदर आज भी हमको पॉवर्टी देखने को मिलती है, जो उन्होंने फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही क्या करा था, इंक्लूड करा था, और अभी तक वो खत्म नहीं हो पाई। तो ओवरऑल देखो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो गया, ठीक है। इस चैप्टर को खत्म करो, इसके बाद में तुम्हारे और भी इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी आके लेके आऊंगा। अब हिंदी कर दी, अब तुमको सिर्फ और सिर्फ पोल साइंस करनी है। अच्छे से इसको पढ़ो, नोट्स बनाओ, डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में करो, और मिलता हूं तुम लोग के साथ अगली वीडियो में। तब तक सावधान रहो, सतर्क रहो, खाते पीते रहो और स्वस्थ रहो। बाय।